चलिए स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज करने वाले हैं हम इसके झांसर का जो मैथ प्रैक्टिस सेट है, इसके झांसर का जो मैथ प्रैक्टिस है बाय आर.के. सिंह सर का इसका हम प्रैक्टिस सेट क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट 11 करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको उसका फायदा मिल सके। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और घर में रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें, अपने पढ़ाई पे लॉकडाउन नहीं होने दे और ऐसे ही पढ़ते रहें। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि 12% चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि उधार दी जाती है और उसकी गणना अर्धवार्षिक आधार पर की जाती है। इसके तुल्य प्राप्त करने के लिए उस राशि को वार्षिक आधार पर कितना प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज देना पड़ेगा। रेट कितना दिया है, रेट दिया है 12%। अब बात कर रहा है अर्धवार्षिक की, तो रेट क्या हो जाएगा 12/2 यानी कि 6%। जब रेट हमारे पास 6% हो जाएगा तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा अर्धवार्षिक है तो एक साल में कितना टाइम क्या हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा। अर्धवार्षिक की बात की गई है। अर्धवार्षिक का मतलब होता है कि 6 महीने में एक बार, तो साल भर में कितना बार होगा, 2 बार। तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा, 2 बार। अब देखिए जब रेट 6% दिया जाए और टाइम आपका 2 साल हो तो इस केस में हम 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो रेट को टाइम से एक बार गुना कर दीजिए और इसका रेट को ऐसा स्क्वायर करके इसको 2 दशमलव तक 0 बैठा दीजिए, तो ये 6 का स्क्वायर करेंगे 36 तो 0.36 यानी कि 12.36% क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक ये तरीका है। दूसरा क्या करते हैं, दूसरा हम सक्सेसिव रूल लगा लेते हैं। क्या लगाते हैं, सक्सेसिव रूल। सक्सेसिव रूल क्या कहता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टा 100 यानी कि 6 प्लस 6 गुना 6/100 यही होगा। अब देखिए 6 क्या हो जाएगा 12 और 6 36/100 यानी कि ये क्या हो जाएगा 12 प्लस 0.36 यानी कि 12.36% हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न को आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, बस आपको दिखा है रेट अर्धवार्षिक है, रेट 12 से 2% हो जाएगा, टाइम 2 बरस। आप देख के ही आंसर कर सकते थे कि 12.36 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि यदि अल्फा तथा बीटा के समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूल हैं तो वह समीकरण क्या होगा जिनके मूल अल्फा के पावर 5 तथा बीटा के पावर 5 होगा। देखिए सबसे पहले इसे हम किससे कंपेरिजन कराएंगे, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। और हम जानते हैं कि अगर अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, यानी इसके अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है -b/a। तो यहाँ पे -b क्या हो जाएगा, माइनस का 1, ए क्या है 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -1। अगर यहाँ से हम अल्फा इंटू बीटा देखें तो ये क्या हो जाएगा c/a होता है, तो c/a। यहाँ c क्या है -1 है बट्टा है, यानी कि ये भी -1 आ गया। अब हमसे बोला है कि अल्फा के पावर 5 तथा बीटा के पावर 5 का मान क्या हो। अब हमको क्या करना है, अल्फा के पावर 5 प्लस बीटा के पावर 5 निकालना होगा। तो इसे हम कैसे निकालेंगे, देखिए हम कैसे निकालेंगे, यहाँ तक आने के लिए हमको इस चीज का जो इक्वेशन दिया हुआ है इसका हमको सहारा लेना होगा। सहारा हम कैसे लेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर क्या है 0 है। अगर यहाँ से हम एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर कर दें और इसको इधर भेज दें तो ये -1 उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, और ये जाकर माइनस का x हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स आ गया, तो अगर इसका स्क्वायर कर दें तो x के स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab
या इसे डायरेक्ट 2ab यानी कि 2x लिख सकते हैं। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, x के पावर 4 बराबर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। अब देखिए लेकिन एक्स स्क्वायर का वैल्यू हम कितना यहाँ देखे हैं, 1 माइनस एक्स, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो गया 1 माइनस एक्स माइनस 2x। तो यहाँ से x के पावर 4 का वैल्यू कितना आ गया, 2 माइनस का 3x, 2 माइनस 3x। लेकिन अगर इसको x के पावर 5 कर दें, यानी कि x के पावर 5 इसे करने के लिए इसमें x से गुना करेंगे, तो x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस का 3x स्क्वायर। फिर यहाँ x स्क्वायर आ गया, तो इस x स्क्वायर का वैल्यू 1 माइनस एक्स यहाँ पुट करेंगे तो 2x माइनस 3 इंटू 1 माइनस एक्स। ये यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 2x माइनस का 3 प्लस 3x, यानी कि ये आ गया 5x माइनस 3। अब ये 5x माइनस 3 आ गया, तो यहाँ से अगर अल्फा के पावर 5 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 5 अल्फा माइनस 3, और बीटा के पावर 5 बराबर लिख सकते हैं 5 बीटा माइनस का 3। ठीक है, यानी इसके हिसाब से हम अल्फा के पावर 5 को 5 अल्फा माइनस 3 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर x के पावर 5 है तो अगर 5x माइनस 3 होता है तो अल्फा के पावर 5 है तो इसे 5 अल्फा माइनस 3, अगर बीटा के पावर 5 है तो 5 बीटा माइनस 3 हम लिख सकते हैं। अब देखिए, अब मूलों के योगफल पे हम आते हैं। इसका इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा के पावर 5 प्लस बीटा के पावर 5 इंटू एक्स प्लस अल्फा के पावर 5 इंटू बीटा के पावर 5 बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर बराबर माइनस अल्फा का पावर 5 कितना है, 5 अल्फा माइनस का 3 प्लस 5 बीटा का माइनस 3 इंटू एक्स बराबर अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, माइनस का 1 दिया है, तो अगर इसका 5 पावर भी कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 के पावर 5 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस ये 5 अल्फा प्लस में है, ये 5 बीटा प्लस में है, तो हम इसे 5 कॉमन ले लें तो ये अल्फा प्लस बीटा और ये -3 और -3 क्या हो जाएगा, माइनस का 6 इंटू एक्स प्लस ये -1 के पावर अगर विषम है तो वो संख्या माइनस ही होगी, तो माइनस का 1 बराबर 0। यानी इक्वेशन हमारे पास यही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, तो इसके मूल क्या होंगे। अब देखिए, अब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 1। अब एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और माइनस का 5, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 और माइनस का 5, माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 6 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस है, -5 -6 -11, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो वो इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1 बराबर 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1 बराबर 0, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि कितने समय में एक धनराशि स्वयं दुगनी हो जाएगी यदि साधारण ब्याज 9.09% वार्षिक दर से निवेश किया जाए। यहाँ पे हमारे पास रेट दिया है 9.09%, हमसे पूछ रहा है कि कितना समय लगेगा। देखिए इस तरह के प्रश्न को जब गुनी हो जाए तो अगर हमको टाइम निकालना है ना, तो टाइम बराबर क्या होगा, n-1/r गुनी 100। अगर हमसे रेट पूछता तो रेट बराबर n-1/t। ये n क्या होता है, गुनी या गुना, कितना गुना या कितनी गुनी हो गई। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, टाइम, तो गुनी माइनस 1/रेट इंटू 100 करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कितना स्वयं की दुगनी की बात की गई है, तो कितनी गुनी, दुगनी, तो 2 माइनस 1/रेट क्या दिया है, 9.09 इंटू 100, यानी कि 1/9.09 इंटू 100, 100 में 9 से भाग देंगे तो 11×9 = 99, यानी कि 11 वर्ष में क्या हो जाएगा, 11 वर्ष में ये स्वयं का दुगना हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि 4x³ प्लस 3x² y
माइनस 9xy² प्लस 2y³ एवं x² प्लस x² माइनस 2y² का HCF क्या होगा। हमसे पूछा कि HCF क्या होगा। अगर हम देखें तो इसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ 4x³ दिख रहा है, यहाँ पे 2y³ दिख रहा है। अगर हम इसको 4x³ प्लस 2y³ प्लस 3x² y माइनस 9xy² में भी कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ से अगर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2x³ प्लस यहाँ y³। अब ये यहाँ पे 2 आ गया तो थोड़ा सा यहाँ से 3xy कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बच जाएगा, x माइनस और यहाँ बच जाएगा y। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा तोड़ पाना मुश्किल है। अब देखते हैं यहाँ पे x² प्लस x² माइनस 2y² दिया है, यानी कि यहाँ पे x होगा, x² नहीं होगा, x² प्लस x माइनस 2y² होगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं। क्या करते हैं, ये ना करके वैल्यू पुट करते हैं। अगर हमने x बराबर 2 ले लिए, y बराबर 1 ले लिए, ठीक है, जब x बराबर 2 ले लिए, y बराबर 1 ले लिए, तो ये वैल्यू इन इक्वेशन में और इन इक्वेशन में पुट करते हैं और उसका HCF हम ले लेंगे। और उसका HCF लेके वो जो HCF हमारे पास आएगा, सेम HCF हम ऑप्शन में पुट करके देख लेंगे। x बराबर 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब 8, 8 चौके 32 प्लस 3 गुना x² यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 यानी कि 12 इंटू 1 12, 9 गुना x यानी कि 2, 9 दूना 18, ये हो जाएगा 18 प्लस 2y³ यानी कि 2, ये क्या आ गया 12 32 34, 34 12 34 12 46 माइनस 18 यानी कि 16 में से 8 गया 1, 3 में से 1 गया 2, ये इसका 28 आ गया। इसमें 2 पुट करते हैं, 2 दूना 4 प्लस 2 माइनस 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 यानी 4 2 6, 6 में से 2 गया 4। अब देखिए सबसे स्मॉल क्या है, 4 है, 4 28 को काटता है तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, HCF यहाँ हमारा 4 हो जाएगा। जब HCF हमारा 4 हो जाएगा तब ऑप्शन ए उठाते हैं, ऑप्शन ए उठाते हैं x प्लस 2y इंटू एक्स माइनस वाई। इसमें पुट करने पे हमारा 4 अगर आ जाएगा तो यही हमारा सही होगा, अन्यथा अगला देखेंगे। x का मान 2 रखे हैं तो x बराबर 2, 2 गुना 2 यानी कि 4 इंटू एक्स माइनस x बराबर 2, y बराबर 1, 2 माइनस 1 यानी कि 4, यानी कि HCF हमारा 4 आ गया। तो ऑप्शन ए ही हमारा सही आंसर हो जाएगा, आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि एक दुकानदार 1 रुपया प्रति अंडा के दर से 144 अंडा खरीदता है। इनमें से 20 अंडे टूट जाते हैं, शेष अंडे को वह 1 रुपया 20 पैसा प्रति अंडा के दर से बेचता है, तो उसका लाभ हानि प्रतिशत क्या। देखिए इसका कॉस्ट प्राइस अगर हम देखें तो कितना है, 144 रुपया, ठीक है। लेकिन 20 अंडा इसका टूट जाता है, जब 20 एग अगर इसका टूट गया तो कितना बच गया, 124 अंडा बच गया, यही बच गया। अब 124 अंडा को 1 रुपया 20 पैसा के हिसाब से अगर बेचेगा तो कितना रुपया में बेचेगा, 124 गुना 120 बट्टा 100, इसको कर देते हैं 20 5 100, 20 छक्के 120, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 8 40, गुना करेंगे 8 छक 48 के 8, 8 छक 48 के 8, हाथ में 4, 6 चौके 24, 4 28 के 8, हाथ में 2, 6 दूना 12 2 14, यानी कि 148 रुपया 8 पैसा में बेचा। यानी कि कॉस्ट प्राइस इसका कितना है, 144 रुपया, और सेलिंग प्राइस कितना, 148 रुपया 80 पैसा। यानी कितना रुपया का इसको फायदा हुआ, तो इसको फायदा हुआ इसको फायदा कितना हुआ 44, यानी कि 4 रुपया 80 पैसा का फायदा हुआ। किस पे, तो 144 पे, तो 100% पे कितना फायदा होगा, ये 480 बट्टा 144। हम देखेंगे 12 बना 144 और 12 चौक 48, 40, 4 दहा 40, 4 तिया 12, यानी कि 10/3, यानी कि 3.1/3% का उसे प्रॉफिट हुआ। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा,
10/3% दिया है, तो ऑप्शन यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर वाली जीवा पर डाले गए लंब की दूरी क्या हो जाएगी। एक वृत्त है, ठीक है, इसका एक जीवा है कितना सेंटीमीटर का, तो 8 सेंटीमीटर का। केंद्र से एक त्रिज्या है, त्रिज्या कितना का रहा है, 6 सेंटीमीटर। तो जब इसको हम यहाँ से मिला दें, ये कहीं भी, ये चारों तरफ अगर कहीं भी आप दीजिएगा तो ये त्रिज्या 6 सेंटीमीटर होगा, लेकिन हम यहाँ से मिला देते हैं क्योंकि हमको लंब निकालना है। 6 सेंटीमीटर ये त्रिज्या हो गया। अब इस पे यहाँ से अगर लंब डाला जाएगा तो जीवा पे डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में क्या करता है, विभाजित करता है। ये एक थ्योरम होता है कि जीवा पे डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देता है। यानी कि अगर ये 8 सेंटीमीटर का है तो ये 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अगर हम इसे ए लिख दें, इसे बी लिख दें, इसे सी लिख दें, तो अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के। लेकिन इस इक्वेशन में देखिए हमको लंब निकालना है, तो लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर क्या है, 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, 4 का स्क्वायर 16, 36 में से 16 जाएगा 20। तो यहाँ लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब बराबर हो जाएगा रूट का √20। अब √20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 5, 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि 2√5 सेंटीमीटर उसका क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सही होगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 15% छूट देने के बाद 2 पेन का एक पैकेट 340 रुपया में खरीदा गया, तो प्रत्येक पेन का क्रय मूल्य क्या था। ठीक है, प्रत्येक पेन का नहीं, प्रत्येक पैकेट का होना चाहिए, प्रत्येक पैकेट का क्रय मूल्य क्या था। ठीक है, अब देखिए 15% का मतलब क्या होता है, हम जानते हैं कि 15/100, 5 या 15, 5 से 20 यानी कि 3/20। अब हम जानते हैं कि नीचे वाला कॉस्ट प्राइस होता है, ऊपर वाला अगर डिस्काउंट है तो सेलिंग प्राइस माइनस में करके लिखते हैं, अगर आपका प्रॉफिट होता है तो जोड़ के लिखते हैं। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 रुपया का सामान होगा तो कितना में डिस्काउंट करके बेचेगा, तो 17 रुपया में बेचेगा। अब यही 17 रुपया का वैल्यू कितना दिया है, 340, यानी कि कितना गुना है, तो 20 गुना है। तो कॉस्ट प्राइस भी कितना गुना हो जाएगा, 20 गुना, यानी कि 400 रुपया। अब देखिए कॉस्ट प्राइस हमारे पास 400 रुपया आ गया, तो प्रत्येक पैकेट का दाम कितना होगा, 2 गो पैकेट है तो 400 में 2 से भाग दे देंगे, यानी कि 200 रुपया का पर पैकेट आएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की दर से हर वर्ष ह्रास होता है, यानी कि कमी होता है। तो यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 रुपया है तो 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य क्या था। देखिए 10% का मतलब क्या होगा, 10/100, यानी कि 1/10। अब नीचे वाले को हम कॉस्ट प्राइस मानते हैं, ऊपर वाले को प्रॉफिट या लॉस होगा तो माइनस में करते हैं, या कमी होता है तो यहाँ से अगर ह्रास होता है, कमी होता है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा, 10 रुपया का वस्तु होगा तो 9 रुपया में बेचा जाएगा। ये कितने वर्ष तक हो रहा है, 3 वर्ष तक। तो 10 रुपया के समान 9 रुपया, 10 रुपया के समान 9 रुपया। अब कह रहा है ये क्या हो जाएगा, 10 का ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 981, 9 729, यानी सेलिंग प्राइस आपका 729 दे रहा है, तो उसका कॉस्ट प्राइस तो पूछ रहा है 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य कितना था, 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य कितना था, 1000 था। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न को आप इसी तरीके से डायरेक्ट कर सकते हैं। या देखिए जब आप 10% की बात की जाए तो आपके दिमाग में आ गया कमी हो रहा है, 10% का मतलब होता है कि 10 से 9, अगर 9 के मल्टीपल में दिया है, 9 के मल्टीपल में दाम दिया है, तो 10 का क्यूब क्या होता है, 1000 होता है, यानी कि ऑप्शन देखिए 1000 जो ऑप्शन होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि 2 निर्देशांकों तथा सरल रेखा 2x + 3y = 6 से घिरे त्रिभुज का क्षेत्र क्या होगा। देखिए
अब एक इक्वेशन हमको दिया 2x + 3y बराबर 6, इससे घिरे जो क्षेत्र होगा उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक बार हम क्या करेंगे, अगर हम x का मान अगर हम 0 रख दें, पुट करते हैं x का मान अगर हम 0 रखेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 3y बराबर 6, तो y का मान क्या आ जाएगा, y का मान 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर एक बार हम y का मान 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 2x बराबर 6, यानी कि x का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखिए, एक बार 0 x रखने पे y का मान 2 आता है, y को 0 रखने पे x का मान 3 आता है। तो अगर हम यहाँ डायग्राम बना दें तो क्या हो जाएगा, देखिए पहला इक्वेशन x बराबर ये आपका 0 और 2 हो गया, और ये आपका 0 और 3 हो गया। x0 क्या होता है, x0 x0 यहाँ हो गया, y कहाँ हो गया, y यहाँ हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, y0 और 3 x0 y0 x3, y जब 0 है तो x3 क्या हो जाएगा, उल्टा यहाँ पे लिख दिए हैं, ये x3 है y0 है। तो x3 का मतलब हो गया कि x3 यहाँ होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, y0 होगा, x3 होगा और y0 होगा। अगर इन दोनों बिंदुओं को अगर हम मिला दें तो ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई होता है। तो 1/2 3 गुना 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना क्षेत्रफल आ जाएगा, 3 यूनिट स्क्वायर। सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 3 वर्ग इकाई हो जाएगा, 3 यूनिट का स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि एक व्यक्ति जो पहाड़ी की ढलान के अनुदिश 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तथा ढलान के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चला सकता है, तो पहाड़ी के ऊपर जाकर वापस आने में प्रारंभिक स्थान पर 5 घंटे का समय लगता है। तो पहाड़ी पर कितना ऊंचाई तक टिका। अब देखिए, हमने मान लिया कि उसका जो क्या है, x किलोमीटर गया, यही हमने मान लिया कि वो अभी तक x किलोमीटर तक चढ़ा है। तो ठीक है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, यही होता है। अब मान लीजिए x की चाल से चल रहा है, x किलोमीटर गया है, किस चाल से, 3 किलोमीटर प्रति घंटा से ढलान के विपरीत दिशा में, तो बट्टे 3। और दूसरा ये क्या है, दूसरा किस चाल से चल रहा है, तो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि 4 दूनी 8, 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है। तो कितना टाइम लग रहा है, तो 5 घंटा लग रहा है। ये आपका x/2, ये ऊपर चला जाएगा 2x/9 बराबर 5। अगर यहाँ एलसीएम ले लिए तो 9, 3x + 2x बराबर 5, 3 2 5, यानी कि 5x बराबर 5 गुना 9, 5 से 5 कट गया तो x बराबर 9 किलोमीटर आ गया। यानी कि वो अभी तक कितना किलोमीटर चला है, तो 9 किलोमीटर तक चढ़ा है। तो ऑप्शन कौन सा सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि 6 लड़के और 6 लड़कियां यादृच्छिक आधार पर एक पंक्ति में बैठे हैं। 6 लड़कियों के एक साथ बैठने की प्रायिकता क्या हो। देखिए 6 लड़का है, कितना बॉय है, 6 बॉय है, B1 B2 B3 B4 B5 B6, और 6 गर्ल है, 1 2 3 4, इसको भी G1 G2 G3 G4 G5 G6। लेकिन ये 6 लड़की एक साथ बैठेंगी, क्या बैठेंगी, 6 लड़कियां ये जो बैठेंगी वो एक साथ बैठेंगी। ये लड़के जो हैं कहीं भी बैठ सकते हैं, यानी ये अगर इधर बैठ गई तो ये इधर भी बैठ सकते हैं, ये इधर भी, लेकिन ये 6 लड़कियां क्या बैठेंगी, वो एक साथ बैठेगी। तो टोटल संख्या कितना है, 6 और एक साथ, तो फैक्टोरियल 6, यानी कि लड़की 6 बैठेगी साथ में, फैक्टोरियल 7, टोटल संख्या कितना है, तो फैक्टोरियल 12, 6 और 6 कितना है, 12। तो क्या होता है, देखिए प्रायिकता का यही शर्त होता है कि शर्त बट्टा प्रोबेबिलिटी, यही होता है शर्त बट्टा टोटल संख्या। शर्त जो कह रहा है, जो शर्त क्वेश्चन में कह रहा है उस शर्त को आप ऊपर लिखिए, और जो भी टोटल संख्या है उसको आप नीचे रखिए, यही प्रोबेबिलिटी है, इससे बात कुछ नहीं। प्रायिकता का, प्रोबेबिलिटी का यही थ्योरम है
कि जो शब्द कह रहा है उसको ऊपर लिख लीजिए और नीचे उसका टोटल संख्या लिख लीजिए। हमने लिख लिया। फैक्टोरियल 6 का मान क्या होगा, 6 गुना 5 4 3 2, एक को हम नहीं लिखेंगे। 7 का मतलब हो जाएगा 7 6 5 4 3 2, ठीक है, ये सारा गुना में है। 12 का हो गया 12 11 10 9 8 7, ठीक है। अगर यहाँ से फैक्टोरियल 6 7 के बाद फैक्टोरियल 6 यहाँ लिख लेते हैं और ये फैक्टोरियल 6 को हम यहाँ लिख लेते हैं। ये दोनों को आपस में काट देते हैं, काम खत्म। अब रह गया 7 6 5 4 3 2 है। देख रहे हैं ये क्या क्या कट रहा है। तो सबसे पहले 4 से हम 8 को काट दिए तो 2 बार में कट गया। 2 से 2 कट गया, 3 के 9 कट गया 3 बार में। ये 3 6 को काट दिया 2 बार में। ये 2 5 10 10 को काट दिया। अब क्या बच गया, अब कुछ नहीं बचा। ये 7 बचा है, ये 7 को काट दिया। अब 12 और 11 क्या हो जाएगा, 1/132 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 1/132, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि एक रेलगाड़ी ए मेरठ से 4:30 बजे चलकर शाम 5 बजे गाजियाबाद पहुंचती है। ए से चलती है, ए ट्रेन है, वो कहाँ से चलती है, मेरठ से। ये मेरठ से चलती है और गाजियाबाद कहाँ जाती है, गाजियाबाद, ठीक है। गाजियाबाद ए मेरठ से शाम 4 बजे चलकर, यानी कि 4 बजे PM में चलती है और 5 PM में गाजियाबाद पहुंच जाती है। जैसा क्वेश्चन कर रहा है वैसे ही चलिए पहुंच जाए। दूसरी रेल बी है जो गाजियाबाद से 4 बजे चलकर 4 बजे चलती है, तो मेरठ कब पहुंचती है, 5:30 बजे पहुंचती है। अब देखिए इसको तो 1 घंटा लगता है, इसको कितना टाइम लगता है, 1.5 घंटा लगता है। तो दोनों रेल कितने बजे एक दूसरे को मिलेंगी, यानी कि दोनों रेल एक दूसरे को कितना बजे मिलेगी, यही पूछ रहा है। अब देखिए ये यहाँ से दूरी जो भी हो, ये दूरी कितना देर में तय करती है, 1 घंटा में, और ये दूरी तय करती है 1.5 घंटा में। कितना का अंतर है, तो 1.5 घंटे का गैप है। तो दोनों रेलगाड़ी कितने बजे एक दूसरे को मिलेगी, हमसे यही पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए को कितना टाइम लगता है, ए को 1 घंटा लगता है। ए को मेरठ से गाजियाबाद पहुंचने में ए को लगता है 4 से 5, यानी कि 1 घंटा इसको लगता है। और बी को गाजियाबाद से मेरठ पहुंचने में कितना टाइम लगता है, तो 1.5 घंटा। 1.5 घंटा को हम 1.1/2 आवर लिख सकते हैं। तो बी को लगता है 1.5 घंटा, यानी 1.1/2 घंटा, यानी कि 3/2 हम कह सकते हैं। अब देखिए अगर इन दोनों का हम LCM ले लें तो LCM कितना आ जाएगा, 3/2। एक का LCM हमने 6 ले लिया। तो अगर एक किस स्पीड से चलेगा, तो 6 के स्पीड से चलेगा, 1/6, यानी कि इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 6। और बी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 6/3/2, यानी 3 दूना 6, यानी कि 4। अगर ए और बी अब कहीं मिलेगी, मान लीजिए इसी पोजीशन पे मिलेगी, तो अगर मान लीजिए 6 किलोमीटर चलना है टोटल दूरी, तो क्या हो जाएगा, 6/6 4 10, और घंटे को किससे गुना करेंगे, तो 60 में, तो 10 6 60, यानी कि 6 का 36। 36 मिनट बाद वो एक दूसरे से कहीं भी किसी भी स्थान पे मिल जाएंगी, तो वो समय क्या होगा, 36 मिनट होगा। यानी कि अगर ये 4 बजे चलती है तो 4:36 में मिलेंगी। क्या होगा, यही होगा कि 4 बजे चलती है तो 4:36 में मिल जाएंगी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, क्योंकि इसको ज़्यादा टाइम लग रहा है बी को, तो एक कितना टाइम लगेगा, 4:36। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नंबर 13 कहता है कि एक 15 मीटर लंबा एक खंभा दीवार के सहारे जमीन के 60 डिग्री कोण पर टिका है, तो खंभा दीवार की किस ऊंचाई पर पहुंचेगा। देखिए एक दीवार है, यहाँ से एक सिरे टिका हुआ, किस एंगल पे, तो 60 डिग्री पे टिका हुआ है, और इस सीढ़ी का लंबाई कितना है, 15 मीटर लंबा है, ठीक है। तो कह रहा है कि दीवार की ऊंचाई क्या होगी। हम जानते हैं 60 डिग्री के सामने क्या होता है, √3 होता है, और 30 डिग्री के सामने क्या होता है, 30 डिग्री के सामने ए होता है, और ये 90 डिग्री के सामने क्या होता है, तो इन दोनों का स्क्वायर करके हम जोड़ देते हैं तो वही होता है। यानी कि इन दोनों के सामने क्या होता है, अगर ये √3a है तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 3a² या 4a², यानी कि ये क्या होता है, 2a होता है। यानी कि
2a बराबर 15, 2a बराबर 15, तो a बराबर कितना हो जाएगा 7.5। जब a बराबर 7.5 होगा तो ये कितना हो जाएगा 7.5 इंटू √3, यही हमारा डिस्टेंस होगा, यही होगा। तो 7.5 इंटू √3 का मान क्या होता है 1.7 ले लीजिए, ये क्या हो जाएगा 7.5 और 7.5 तो ऐसे हो जाएगा, और 7 5 35 के 5, हाथ में 3, 7 7 49, 50 51 52, 49 52 यानी कि 5.25। तो इसको जोड़ दीजिए 5.25 में, तो 5 5 2 7 7 5 12 यानी कि 12.75 के आसपास हमारा आंसर हो जाएगा। 12.99 यानी कि हम 1.7 तक वैल्यू लिए हैं, तो 12.799 ही आंसर होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि अंशु के अंग्रेजी में प्राप्तांक विज्ञान में प्राप्तांक के दुगने हैं। अंग्रेजी में प्राप्तांक विज्ञान में प्राप्तांक के दुगने हैं, यानी कि इंग्लिश और साइंस का अनुपात कितना इसका दिया है 2:1, यानी साइंस से दुगने इसका इंग्लिश में है। उसके अंग्रेजी विज्ञान और गणित में कुल प्राप्तांक 180 हैं। यदि अंग्रेजी और गणित में प्राप्तांक इंग्लिश और मैथ में प्राप्तांक 2:3 के अनुपात में है, तो विज्ञान में उसके कितने प्राप्तांक है, विज्ञान में उसके कितने। अब देखते हैं यहाँ हम क्या करते हैं, साइंस इंग्लिश मैथ का अनुपात देख लेते हैं। साइंस इंग्लिश और मैथ का अनुपात, साइंस इंग्लिश मैथ का अनुपात देखे हैं तो साइंस का क्या अनुपात है 1 अनुपात है, इंग्लिश का क्या अनुपात है 2 अनुपात है। यहाँ से साइंस इंग्लिश और मैथ का अनुपात, साइंस का अनुपात क्या है 1 है, इंग्लिश का अनुपात क्या है 2 है। अब देखिए इंग्लिश का अनुपात यहाँ पे क्या है 2 है, और मैथ का अनुपात क्या है 3 है। तो बस इसके नज़दीकी है तो इससे गुना, इसके नज़दीकी है तो इससे गुना, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी कि 1 2 और 3, यानी ये अनुपात आ गया 1:2:3। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विज्ञान में उसके कितने प्राप्तांक थे। तो देखिए विज्ञान कितना है 1 रेशियो है, टोटल कितना 1 2 3 3 3 6 में, तो 180 मार्क्स में उसे कितना आया था 6 से 180 को काट दीजिए 30 बार में, यानी कि साइंस में उसके 30 मार्क्स थे। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि 2 4 5 6 8 17 इन आंकड़ों का प्रसरण 23.33 है, यानी कि 2 4 5 6 8 17 का प्रसरण कितना दिया है 23.33। तो हमसे पूछ रहा है कि 4 8 10 12 16 और 34 का प्रसरण क्या होगा। अब देखिए ये इसका कितना गुना है 2 गुना, ये 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 2 गुना, तो प्रसरण भी क्या हो जाएगा, प्रसरण भी 2 गुना हो जाएगा। यानी इसका 2 गुना करेंगे 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 गुना 4, यानी कि 46.66 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आप इसे बिना पेन पेपर के भी कर सकते हैं, देखते हैं कि इसका 2 गुना ये है, इसका 2 गुना ये है, यानी कि उसका 2 गुना ही हमारा आंसर है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि एक व्यक्ति 40 किलोमीटर में कुछ दूरी तांगे से और शेष दूरी पैदल तय करता है। तांगे की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह व्यक्ति पैदल 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। यदि पूरी यात्रा में उसे 4 घंटे किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकता है, यदि पूरे उसे 4 घंटे का समय लगा हो, तो उसके द्वारा तांगे की तय, यानी तांगे से कितना दूरी तय की गई ये हमसे पूछता है। देखिए 40 किलोमीटर चलता है, तो 4 अगर हम देखें 40 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है, तो अगर तो उसका चाल क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी उसका ओवरऑल चाल कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है, तब जाके वो 4 घंटा में 40 किलोमीटर चलता है ना। अब देखिए हम कुछ नहीं करेंगे, एलिगेशन लगा देंगे। पैदल वो किस चाल से चलता है, पैदल और तांगा से। तो सबसे पहले कह रहा है कि वो तांगा से पहले चलता है, तांगा से वो 16 किलोमीटर चलता है, तांगा से 16 किलोमीटर, और पैदल चलता है
पैदल चलता है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, पैदल 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। ओवरऑल चाल कितना है 10, एलिगेशन लगा दीजिए, 16 में से 10 गया 6, 10 में से 8 गया 2, यानी कि 2 3 6 1:3। अब देखिए 4 यूनिट 4 के बराबर है तो 1 यूनिट 1 के बराबर को बात समझिएगा। 4 अनुपात में 4 घंटा में चलता है तो 4 अनुपात में क्या हो जाएगा, 4 अनुपात में 4 जो चलता है तो 1 अनुपात में 1, तो ये किस चाल से चलता है, तो तांगे 16 गुना 1 यानी कि 16 के चाल से चलता है। तो तांगा से किस हिसाब से चलता है, तो 16 किलोमीटर तांगा से चलता है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि दो संख्याएं जिनका योग 16 है, दो संख्याएं जिनका योग 16 है, हमने मान लिया x + y = 16 तथा उनका गुणनफल 55 है, हमने मान लिया इनका गुणनफल x y = 55 हो गया। तो कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, व्युत्क्रमों का योग क्या होता है 1/x + 1/y। अगर देखें तो ये एलसीएम क्या हो जाएगा, x y पर आ जाएगा x + y। अब दोनों का योग कितना है 16, तो 16 बटा गुणनफल कितना है 55, तो 55 यानी कि 16/55 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि किसी लोहे की छड़ को 30 सेंटीमीटर के समान भागों में काटे जाने पर 4 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा बच जाता है। यदि उसे 29 सेंटीमीटर के समान भागों में काटा जाए तो 30 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा बच जाता है, तो इस छड़ की न्यूनतम लंबाई क्या होगी। हमने छड़ की लंबाई को x मान लिया, छड़ की लंबाई को हमने कहा x। अब कह रहा है, पहला देखिए कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर की लंबाई काटा जाता है, यानी कि 30 सेंटीमीटर की लंबाई के काटा जाता है तो कितना छड़ बच जाता है, तो 4 सेंटीमीटर का टुकड़ा बच जाता है। ये किसके बराबर, दूसरा कह रहा है 29 सेंटीमीटर के समान भाग काटा जाता है, तो 29 के समान भाग काटा जाता है तो कितना सेंटीमीटर का बच जाता है, तो 13 सेंटीमीटर का बच जाता है। तो 30 में से 29 गया, 30x - 29x, और ये इधर चला जाएगा तो 13 - 4, यानी कि x का मान क्या आ गया 9। जब x का मान 9 आ गया तो पहला में देखिए 30 गुना 9 + 4 यानी 9 3 27, 207 + 4 यानी कि 274 सेंटीमीटर का क्या होगा, वो छड़ होगा। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 9 का मान इसमें भी रखेंगे तो 29 गुना 9 + 13, 99 81 के 1 हाथ में 8, 9 दूना 18, 18 और 8 26 + 13 यानी कि 3 1 4 6 1 7 274। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें रखिए या उसमें रखिए, वैल्यू जो आना है वही आए। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि सुनीता एक साड़ी की कढ़ाई 15 दिन में कर लेती है, जबकि बहन नेहा इसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकती है। दोनों कढ़ाई एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद नेहा काम छोड़ के चल जाती है। इसके बाद सुनीता को अकेले कढ़ाई पूरा करने में कितना दिन लगेगा। देखिए सुनीता है कितने दिन में काम पूरा करती है, 15 दिन में, और ये है उसकी बहन नेहा, ये इसे काम करती है 10 दिन में। इन दोनों का एलसीएम हमने ले लिया है 30। अब ये इसका क्षमता क्या हो जाएगा 30/15 यानी कि 2 के क्षमता से काम करेगी, और नेहा 30/10 यानी कि 3 के क्षमता से काम करेगी। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि नेहा 2 दिन बाद नेहा काम छोड़ देती है। जब 2 दिन बाद नेहा काम छोड़ देती है तो ये दोनों 3 2 5 की एफिशिएंसी से कितना दिन काम करेगा, तो 5 की एफिशिएंसी से 2 दिन काम करेगा तो कितना काम करेगा, जो 10, यानी कि जब 10 काम हो गया तो कितना काम बच गया, 20 काम शेष हो गया। जब 20 काम शेष हो गया तो उसे सुनीता अकेले कितने दिन में करेगी। सुनीता जो है 20 काम को 2 के एफिशिएंसी से 10 दिन में क्या कर देगी, उस काम को समाप्त कर देगी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो तो हमसे बोल रहा है कि √1 - sin θ/1 + sin थीटा का मान क्या होगा। अब देखिए tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो देखिए अगर tan थीटा बराबर लंब बटा आधार 4/3 हो तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा 5, क्योंकि ट्रिपलेट क्या होता है 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो 1 - लंब बटा कर्ण यानी कि 4/5,
बटा 1 प्लस 4/5। अब 5 में से 4 गया 1/5, ऊपर 1/5 हो गया और नीचे 9/5 हो गया। 5 से 5 तो कट गया, यानी कि 1/9, यानी कि 1/3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि रेनू, मीनू और सोनू 3 चचेरी बहन है। लिख लीजिए, रेनू, मीनू और सोनू 3 चचेरी बहन है। रेनू और मीनू की आयु समान है। तीनों की आयु का योग सोनू की आयु से 5 गुना है। ठीक है, 3 वर्ष पहले रेनू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो 4 साल बाद सोनू की आयु क्या हो जाएगी। अब देखिए, रेनू और मीनू का जो आयु है वो इन दोनों का आयु क्या है, सेम है, लेकिन कह रहा है कि तीनों का आयु का योग सोनू की आयु से 5 गुना है। यानी इन तीनों का आयु का योग सोनू की आयु से कितना है, 5 गुना है। और हम इसे x मान लें, इसे भी x मान लें, तो इससे कितना गुना हो जाएगा, ये 5 गुना होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम देखें कि अगर हम इसे 6 मान लें और इससे 12 इन दोनों को मान लें, तो ये क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24 और 36, यानी कि ये इसका कितना गुना हो जाएगा, तीनों का आयु का योग इन सभी के योग का कितना, ये 30 होगा। तो सोनू का आयु का कितना गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि 3 साल बाद, 3 साल बाद कह रहा है कि 3 वर्ष पहले रेनू की आयु और सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी कि इसका जो आयु था वो, अगर इसका 3 था तो इसका कितना था, 9 था। ये बोला गया है कि सीनू की आयु की 3 गुनी थी। अगर ये 9 अनुपात है तो ये 3 अनुपात है। ठीक है, अब हमसे कह रहा है क्वेश्चन में 4 वर्ष के बाद सोनू की आयु क्या हो जाएगी। अब देखिए, सोनू की आयु कितना है, 6 वर्ष है। 3 वर्ष पहले की बात की गई है, लेकिन अभी सोनू का आयु कितना है, 6 वर्ष है। ठीक है, तो 4 वर्ष कितना, 4 वर्ष के बाद कितना का हो जाएगा, 6 + 4 यानी कि 10 वर्ष का हो जाएगा। 4 साल बाद ये 10 वर्ष का हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक तो ये क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि a बराबर √7 - √5 और c बराबर √7 + √5, तो c² - a² बटा c² + a² का मान क्या होगा, यही हमसे पूछा गया। अब देखिए, a का मान कितना है, c का मान कितना है, √7 + √5 का होल स्क्वायर, माइनस a का मान है √7 - √5 का होल स्क्वायर। यही है, ऊपर नीचे सेम है। √7 + √5 का होल स्क्वायर प्लस √7 - √5 का होल स्क्वायर है, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर। अब देखिए, अगर इसे खोल दें, a² + b² + 2ab, तो ये क्या हो जाएगा, 12 + 2ab यानी कि 2√35, माइनस ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 12 माइनस, ये क्या हो जाएगा 12 माइनस 2√35, यही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 12, ये भी वही होगा, 12 + 2√35 प्लस 12 माइनस 2√35। अब ये 12√35 और ये 12√35 कट जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 24, नीचे आ जाएगा 24, ऊपर क्या हो जाएगा 12 कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 24√35। ये 24 कट जाएगा, क्या बच जाएगा, √35 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि एक छात्रावास में 35 विद्यार्थी हैं। यदि 7 और विद्यार्थी छात्रावास में शामिल होते हैं तो कुल व्यय जो है 42 रुपये बढ़ जाता है, लेकिन 35 विद्यार्थियों के लिए औसत व्यय जो है 1 रुपया घट जाता है। तो कुल मूल व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए, टोटल कितने विद्यार्थी थे, पहले 35 थे। ठीक है, अब 7 बढ़ते हैं, तो मान लीजिए खर्चा 100 रुपया था, तो अब 1 रुपया क्या हो जाता है, घट जाता है, किस पे, तो 35 रुपया पे, लेकिन बढ़ कितना जाता है, तो 42 रुपया। तो ये क्या हो जाएगा, 7x - 7 - 35 बराबर 42,
और 7x बराबर क्या हो जाएगा, 7x बराबर हो जाएगा 35, 42 दूना 84 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया, 12 रुपया। जब x बराबर 12 रुपया हो गया तो 35 विद्यार्थी पहले थे, तो 35 गुना 12 यानी कि 35 दूना 70, 35 दहा 350, यानी कि 350 और 70 कितना हो जाएगा, 420। तो 420 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई सबसे छोटी भुजा के 2 गुने से 1 कम है। अच्छा चलिए, ये एक समकोण त्रिभुज है। अब हमसे कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की कर्ण की लंबाई सबसे छोटी भुजा के 2 गुने से 1 मीटर कम है। यदि तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 1 मीटर ज़्यादा है तो त्रिभुज की कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमने मान लिया कि लंबाई उसका x है, तो इसके क्या है, इसके 2 गुने से 1 कम है, यानी कि 2x माइनस 1 है, कर्ण हो जाएगा। अब कह रहा है कि सबसे छोटी भुजा 1 मीटर ज़्यादा है, तो आधार इसका लंबाई से 1 मीटर ज़्यादा है, तो x प्लस 1, मामला सेट हो गया। अब x प्लस 1 2x माइनस 1। अब हम जानते हैं कि लंबाई जो है, ऑप्शन हम देखेंगे, ऑप्शन ए 5 मीटर, ऑप्शन बी 13 मीटर, ऑप्शन सी 12 मीटर, ऑप्शन डी 7 मीटर। सबसे छोटा ट्रिपलेट हम जानते हैं कि ट्रिपलेट जो होता है, ट्रिपलेट वो होता है 3, 4 और 5। अब देखिए 3, 4, 5 होता है, अगर हम x को 3 मान लें तो हमारा y क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर लंब को हम 3 मान लें तो आधार हमारा 4 हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा, 3 गुना 2 माइनस 1, यानी कि 6 माइनस 1 5 मीटर, यानी कि ऑप्शन ए ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि दिया गया पाई चार्ट अलग अलग भागों पर 2015 में कंपनी XYZ का खर्चा दर्शाता है। देखिए एक इस तरीके से दिया हुआ है, ये 40% R&D का है, 20% सैलरी है, 20% सैलरी है, 5% लोन है 5% टैक्स है, 5% टैक्स है, और 30% इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर है जो भी है। चलिए, कह रहा है कि यदि कंपनी XYZ ने कुल 100 लाख करोड़ रुपया खर्च किया तो कर्मचारी के आय पर कुल कितना खर्च किया। अब देखिए टोटल खर्चा 100 लाख करता है, 100 लाख खर्च करता है, तो सैलरी कितना देता है, सैलरी पे 20% खर्च करता है, तो 100 लाख का 20% क्या हो जाएगा, 100 लाख का 20% हो जाएगा 20 लाख। 100 लाख का 20 लाख क्या 20% क्या हो जाएगा, 20 लाख हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसको पेन पेपर की जरूरत ही नहीं था, सिर्फ देखना था कि अच्छा 100 लाख का 20% कितना होता है, तो 20 लाख होता है, तो बस ऑप्शन को टिक कर देना था। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।